इसी तरह नी कंट्रोल डिवाइसेस में हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम को भी यूज़ किया गया है, जिसके फ़ायदे ये हैं कि फ्लेक्शन ज़्यादा अच्छी तरह रेजिस्ट कर सकता है, टर्मिनल डिसेलरेशन स्मूथ करवाता है, नी को ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है और एक्सटेंशन में भी असिस्ट करता है। बिलोनी प्रोसेसेस के लिए जो सॉकेट यूज़ करते हैं उसका मटेरियल जो है वो वुड से भी बनता है और प्लास्टिक से भी। जो मॉडर्न है वो प्लास्टिक से बनता है, इसमें वुड को यूज़ नहीं किया जाता। द टाइप्स अकॉर्डिंग टू द शेप एंड डिज़ाइन जो है वो डिसाइड की गई थी स्टार्ट में। सबसे पहली टाइप जो थी वो प्लग फिट थी, देन क्वाड्रिलेटर आया, टोटल कॉन्टैक्ट, नॉन टोटल कॉन्टैक्ट। प्लग फिट क्या है? प्लग फिट सॉकेट जो है ये इंटीरियर साइड से कॉनिकल शेप था। इसमें स्टम्प जो है वो सॉकेट के अंदर इंसर्ट ऐसे होता था जैसे कि किसी सिलेंडर में प्लग फिट होता है, दैट्स वाई इसका नाम प्लग फिट सॉकेट है। जब वेट पड़ता था जो साइड पे मसल्स थे थाई के जो है वो फिट हो जाता था उसके अंदर स्टम्प, और फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस देन इट जनरेट्स ए वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्सेस। इस प्लग फिट सॉकेट के डिसएडवांटेजेस ये थे कि डजेंट अलाउ द रिमेनिंग मसल्स टू परफॉर्म टू इट्स फुल कैपेबिलिटीज़। सारे मसल्स इन्वॉल्व नहीं होते थे वेट बियर करने के लिए, और जहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो जाता था वहाँ पर एट्रोफी हो जाती थी और देयर इज़ अ टेंडेंसी टू डिस्प्लेस टिश्यू अपवर्ड, कैन प्रोड्यूस फ्लैश रोल्स, मांस इकट्ठा हो जाता था कहीं ना कहीं जिसकी वजह से उसी स्पेसिफिक जगह पे ज़्यादा वेट पड़ जाता था। नाउ दिस ओल्ड डिज़ाइन रिप्लेस बाय प्रेफर्ड क्वाड्रिलेटरल डिज़ाइन, और इसके बाद फिर क्वाड्रिलेटरल डिज़ाइन सॉकेट आया। क्वाड्रिलेटरल सॉकेट जो था ये बायोमैकेनिकली प्लग फिट से ज़्यादा अच्छा साबित हुआ, स्टेबिलिटी के लिहाज से भी ज़्यादा अच्छा साबित हुआ इसकी, क्योंकि क्वाड्री है, क्वाड्री मीन्स 4, तो इसकी 4 वॉल्स थी, मीडियल, एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। उसके बाद जो सॉकेट था टोटल कॉन्टैक्ट सॉकेट, जो आज भी बनता है और इन दोनों से ज़्यादा बेहतर है। एंटायर सरफेस ऑफ द स्टम्प कॉन्टैक्ट विद द सॉकेट, इसमें क्या होता है कि हमें सरफेस ज़्यादा मिल जाती है वेट बियर कराने के लिए, क्योंकि हर तरह से जो मसल्स का एरिया है वो कॉन्टैक्ट होता है सॉकेट के साथ, बिकॉज ये टोटल कॉन्टैक्ट है। और इसमें जो डिस्टल एंड है वो हम हार्ड भी बना सकते हैं और सॉफ्ट भी। हार्ड क्या होगा, प्लास्टिक की लेमिनेशन आ जाएगी, और सॉफ्ट इसको हम कैसे बनाएंगे, कोई ना कोई पैड रख के, सॉफ्ट मटेरियल का पैड रख के इसको सॉफ्ट बना देंगे उसका डिस्टल एंड, विच इज़ यूटिलाइज्ड व्हेन द स्टम्प एंड इज सेंसिटिव और हैज़ अ स्कार टिश्यू, कहीं ना कहीं स्कार हो या स्टम्प एंड जो है वो सेंसिटिव हो, उसके लिए हमें पैड रखना पड़ता है। अदरवाइज़ हम इसको हार्ड ही बनाते हैं, यानी कि प्लास्टिक लेमिनेशन वाला ही बनाते हैं, सिर्फ सॉफ्ट पैड नहीं प्लेस करते। और ये मच प्रेफर्ड देन द नॉन टोटल कॉन्टैक्ट सॉकेट, और टोटल कॉन्टैक्ट सॉकेट जो है अब तक जो है वो सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब होने वाला सॉकेट है। उसके बाद नॉन टोटल कॉन्टैक्ट जो टाइप है सॉकेट की, इसको नॉन टोटल कॉन्टैक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो एंड होता है वहाँ पर एक स्पेस दी हुई है, एम्प्टी स्पेस, तो ओपन चैम्बर है ये, और जो स्पेस ये चैम्बर है मे हैव एन ओपनिंग अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ द एयर इन एंड आउट ऑफ द सॉकेट। इसमें क्या होगा, हवा आर पार जा सकती है सॉकेट की, क्योंकि उसका जो डिस्टल एंड है वो उसमें खाली जगह है, थोड़ी सी स्पेस दी हुई है। इसके एडवांटेजेस क्यों सोच के ऐसी स्पेस रखी गई है, ताकि वेंटिलेशन प्रोवाइड हो और हीट जो है वो ज़्यादा ना अंदर पैदा हो जाए सॉकेट के। तो ये दो एडवांटेजेस हो गए। और क्लोज चैम्बर जो है जो स्पेस की है, और इट में बी क्लोज सो दैट द स्पेस इज़ एयर टाइट, और जब हमें ज़रूरत हो कि हमने स्पेस को या चैम्बर को क्लोज करना है तो वो भी प्लेस कर सकते हैं हम कोई लिड वगैरह के थ्रू। तो जब हम चाहें कि हमने इसको एयर टाइट करना है तो फिर हम उस पर लिड लगा देंगे, उसको क्लोज कर देंगे। व्हेन सक्शन इज़ यूज्ड एज अ सस्पेंशन, क्योंकि जितना टोटल कॉन्टैक्ट होगा, जितना हम एयर टाइट करेंगे उतने ज़्यादा मसल्स अवेलेबल होंगे पेट बियर कराने के लिए, और इटसेल्फ हमें किसी अदर बेल्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना टोटल कॉन्टैक्ट होगा उतनी ही सक्शन अच्छी होगी, और सस्पेंशन जो है वो टिकी रहेगी, वो फ्लेक्शन में भी जाएगी, नी ज्वाइंट या फिर सिटिंग और नीलिंग पोजीशन में या स्विंग फेस में जाना होगा, तो सॉकेट के उतरने के चांसेस बहुत कम होंगे स्टम्प से। सस्पेंशन डिवाइसेस क्या होती हैं, जो सहारा देने के लिए, सॉकेट को सहारा देने के लिए, सॉकेट को स्टम्प पे जमे रहने के लिए जो सहारा देते हैं उसको हम सस्पेंशन कहते हैं। नो स्टम्प सॉक वॉन्ट बिकॉज ऑफ वेरी क्लोज फिटिंग रिक्वायरमेंट टू मेक द सॉकेट एयर टाइट। अब
सक्शन सस्पेंशन जो है वो हम कब देते हैं? अब जो ये सक्शन सॉकेट होता है जिसके नीचे वॉल्व लगा होता है, ये इट्स सेल्फ सस्पेंशन का काम देती है। इसके लिए अलग से हमें कोई बेल्ट नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं वो इतना एयर टाइट कर देता है सक्शन सस्पेंशन, ये किसी अदर बेल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये कब देते हैं? जब स्टम्प की शेप बहुत अच्छी हो, एक्टिव पेशेंट हो, यंग पेशेंट हो, उसके लिए ये बहुत अच्छा है कि हम उसको सक्शन सस्पेंशन वाला वॉल्व ही सॉकेट पर लगा के दें, अदर बेल्ट्स ना लगा के दें। अब ये जो वॉल्व है जो प्रेस करने से सारी एयर जो है बाहर एक्सपेल कर देता है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? इट अलाउज द एयर टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द सॉकेट इन द स्टांस फेस। और ड्यूरिंग स्विंग फेस ये कैसे काम करता है? जब ग्रेविटी टेंड टू मेक द प्रोस्थेसिस ड्रॉप्स अवे फ्रॉम द स्टम्प, क्योंकि ज़्यादा चांसेस सॉकेट के उतरने के यही होते हैं कि जब वो स्विंग फेस में जाता है, तो जब ग्रेविटी उसको खींचती है तो ये जो सक्शन है वो ऐसा क्रिएट होता है सॉकेट के अंदर कि उसको अपनी जगह पर ही रखता है, हिलने नहीं देता, उतरने नहीं देता। और जब पहनना होता है, डॉन करना होता है, डॉन विद द एड ऑफ डॉनिंग सॉक, एक सॉक होता है जिसको हम पहनने के लिए चढ़ाते हैं, और फिर इस वॉल्व जहाँ पे वॉल्व होता है वहाँ से हम इसको डॉन विद द एड ऑफ डॉनिंग सॉक यूज टू पुल द लिम इनटू द सॉकेट। आफ्टर डॉन सॉक रिमूव थ्रू द वॉल्व होल इन द डिस्टल एंड ऑफ द स्टम्प, और फिर उसको बाहर निकाल लेते हैं ताकि इजीली जो है चढ़ जाए। और ये टोटल कॉन्टैक्ट सॉकेट के साथ ही हम सक्शन वॉल्व लगाते हैं। इस सक्शन सस्पेंशन के एडवांटेजेस क्या हैं? फ्रीडम ऑफ मोशन है, इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ रिमेनिंग मस्कुलेचर, डिक्रीज पिस्टन एक्शन बहुत कम होता है कि हवा नहीं भरती अंदर, कंफर्टेबल भी ज़्यादा होता है, किसी बेल्ट और स्ट्रैप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इट्स सेल्फ ये सस्पेंशन का काम दे रहा है वॉल्व, और कॉस्मेटिकली भी अच्छा लगता है। कंट्रा इंडिकेशंस जो हैं, जैसे हमने पढ़ा था इंडिकेशंस में कि किनको देना चाहिए, एक्टिव, यंग और अच्छे स्टम्प वाले को देना चाहिए, और किसको नहीं देना चाहिए, बूढ़े लोगों को नहीं देना चाहिए क्योंकि इसको पहनना मुश्किल होता है, सॉक्स के ज़रिए ना खींच के ज़रा चढ़ाना होता है, इसलिए एल्डरली पेशेंट खुद से इंडिपेंडेंटली उसको नहीं पहन सकता, इसलिए इसकी कंट्रा इंडिकेशन ये है। एक और बात, जो सक्शन जो है वो एयर टाइट होना चाहिए, सॉकेट जो है एयर टाइट होना चाहिए। क्यों? ताकि एक्यूरेट फिटिंग आए, और जो है जो भी हमने मॉडिफिकेशन और एडजस्टमेंट करनी है वो हमारे लिए इजी हो जाए। जितना टोटल कॉन्टैक्ट होगा उतना हमें पता लगेगा कि पेशेंट किस तरह कंफर्टेबली सिटिंग महसूस कर, कंफर्टेबल सिटिंग में महसूस कर रहा है, या नीलिंग में, या किसी भी पोजीशन पे कैसे कर रहा है, और कहाँ कहाँ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, ये भी पता लग जाएगा सॉकेट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। जब हम उसको इनिशियल चेकआउट के में जब बुलाएंगे तो हमें तभी पता लग जाएगा कि हमें कहाँ एडजस्टमेंट या मॉडिफिकेशन या चेंजेस करने की ज़रूरत है। बाद सेकंड टाइप आती है पार्शियल सक्शन और ऑक्सिलरी सस्पेंशन। जब सक्शन पार्शियल होगी, वो टोटल सक्शन थी ना, सक्शन वॉल्व के ज़रिए लगाई थी, ये पार्शियल सक्शन है, और साथ हमने ऑक्सिलरी का मतलब होता है एडिशनल सस्पेंशन भी लगाई है, सक्शन भी है और बेल्ट वगैरह भी होगी कोई ना कोई। कि किन पेशेंट्स को देते हैं? पेशेंट्स हु कांट यूज़ सक्शन सॉकेट, जो वॉल्व वाला सॉकेट यूज़ नहीं कर सकता, उसको फिर हम पार्शियल सक्शन वाला सॉकेट देते हैं क्योंकि वो पहनना मुश्किल होता है, बताया था सॉक्स के साथ चढ़ाते हैं। अच्छा, इस पार्शियल सक्शन और ऑक्सिलरी सस्पेंशन डिवाइस में क्या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं? इसमें वॉल्व भी लगा होता है और स्टम्प सॉक भी होता है। During swing phase, tendency of the prosthesis to drop away from the limb is resisted by partial suction developed in the socket जो valve से provide होगी, because close fitting delay prevents free air flow into the socket through the stumps of। और auxiliary suspension क्यों need है? because it is a partial suction, fully सक्शन नहीं प्रोवाइड करा तो चांसेस है कि सॉकेट उतर के गिर जाए ड्यूरिंग स्विंग फेस, तो इसलिए हमें ऑक्सिलरी सस्पेंशन कोई ना बेल्ट वगैरह देनी पड़ेगी। और ये ऑक्सिलरी सस्पेंशन किस तरह की हो सकती है? ये सिलिसियन बैंडेज भी हो सकती है और पेल्विक बेल्ट भी हो सकती है। सिलिसियन बैंडेज जो है वो ऐसी नज़र आती है जो आपको फिगर में नज़र आ रही है, सक्शन सस्पेंशन विद सिलिसियन बैंडेज। ये लाइट वेबिंग बैंड होता है जो कि सॉकेट के साथ अटैच किया जाता है, और ये जो है ट्रंक की मोशन को डिस्टर्ब नहीं करता है। इसकी अटैचमेंट कैसे की गई है? एक एंड हमने लेटरल साइड पर लगाया है, लेटरल प्रॉक्सिमल एक्सपेक्ट ऑफ द सॉकेट लगाया है इन द रीजन ऑफ ट्रोकेंटर, इट एनसर्कल्स द पेल्विस, जैसे कि डायग्राम में है। और दूसरा एंड कहाँ पे जोड़ा है? टू द इंटीरियर वॉल ऑफ द सॉकेट ऑन द वर्टिकल मिड लाइन एट द स्केल लेवल। तो ये इसके दो एंड्स से जिनकी अटैचमेंट्स बताई है। सिलिसियन बैंडेज किस पेशेंट को लगाते हैं? अलोन इट समटाइम्स अकम्प्लिश्ड इफ अ क्वाड्रिलेटरल सॉकेट इज क्लोजली फिटेड टू एन इंडिविजुअल हु हैज़ अ फर्म वेल मस्कुलेटेड स्टम्प। जो हमने सॉकेट की टाइप पढ़ी थी, क्वाड्रिलेटरल सॉकेट के साथ हम सिलिसियन बैंडेज लगा के दे सकते हैं। सिलिसियन बैंडेज जो है यूजुअली यूज्ड विद अ सक्शन और पार्शियल सक्शन सस्पेंशन टू कंट्रोल रोटेशन ऑफ द प्रोसेसेस। जो पेशेंट जो कि लेटरल साइड पर जो है वो बैंड ज़्यादा करते हैं और इंस्टेबिलिटी महसूस करते हैं क्योंकि उनके मसल्स वीक होते हैं,
और लेटरल स्टेबिलिटी इतनी नहीं दे सकते उनको, फिर हम ये वाली बेल्ट लगा के देते हैं। या फिर जो स्टंप है वो लूज़ भी है और शॉर्ट भी है। शॉर्ट स्टंप ज़ाहिर है उसके निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं कि सॉकेट से निकल जाए ड्यूरिंग स्विंग फेस, इसलिए उसको हम बेल्ट लगा के देते हैं। और सेफ्टी फैक्टर्स भी, क्योंकि क्लाइंबिंग और अदर एक्टिविटीज़, जिसके क्लाइंबिंग एक्टिविटीज़ एलिवेशन एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना वगैरह, तो एक किस्म की उसकी सेफ्टी भी हो जाती है बेल्ट से। और वो दिमागी तौर पर भी अब सुकून महसूस करता है, उसको इनसिक्योरिटी या कोई ऐसा फियर नहीं होता कि वो गिर जाएगा, तो साइकोलॉजिकल एड भी है। उसके बाद है पेल्विक बेल्ट। पेल्विक बेल्ट कब देते हैं? मे बी यूज्ड विद दीज फील इनफिजिबल रीजनेबल अलोन, दैट इज़ वही वाली बात है कि पेल्विक बेल्ट भी हम उन्हीं को ही देते हैं, एक साइकोलॉजिकल एड भी आ जाएगा और दूसरे फियर से बचने के लिए या फिर एलिवेशन एक्टिविटीज़ के लिए, वीक और शॉर्ट स्टंप के लिए। तो ये इट सेल्फ सक्शन भी प्रोवाइड करेगा, पार्शियल सक्शन के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, और शॉर्ट वीक पुअरली शेप्ड स्टंप के लिए भी यूज़ हो सकता है। और उन्हें भी दे सकते हैं जिनको आदत हो चुकी है इसके साथ रहने की, पेल्विक बेल्ट के साथ, जो इसका वज़न बर्दाश्त कर सकता है, जिनको इसके बगैर जो है वो सुकून नहीं मिलता, कि उन्हें डर ही लगता रहता चलने से, तो उनको भी हम पेल्विक बेल्ट देंगे। मटेरियल क्या मटेरियल यूज़ कर सकते हैं हम? लेदर भी यूज़ कर सकते हैं, सेमी रिजिड मेटल भी सेमी रिजिड लेदर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि लेदर के साथ साथ कोई ना कोई मेटल का जॉइंट यूज़ करेंगे, और मेटल की बेल्ट भी हो सकती है। अब जो ये पेल्विक बेल्ट है, लास्ट डायग्राम में दिखाया हुआ है कैसे इसकी अटैचमेंट्स हैं। इनसर्कल किया हुआ है इसने पेल्विस को, और फिर वो प्रोस्थेसिस के साथ अटैच चाहिए बेल्ट, और हिप जॉइंट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं प्रोस्थेटिक हिप जॉइंट लगा हुआ है, और लेटरल सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सॉकेट के लेटरल साइड पर लगा हुआ है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? इसने प्रोस्थेसिस को अपनी जगह पर टिकाए रखा है, सस्पेंशन दी हुई है, और जिसकी वजह से लिम्ब पर एक्स्ट्रा फोर्सेस नहीं पड़ेंगी। और एक और बात है कि इसको ना लेटरल और मीडियल साइड पर भी स्टेबिलिटी मिलेगी, और लेटरल साइड पर, यानी कि ये मीडियल लेटरल साइड पर गिरने से पेशेंट बच जाएगा, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रही है। हिप जॉइंट प्लेसमेंट टू मिनिमाइज अनडिज़ायरेबल मोशन एंड प्रेशर ऑफ द पेल्विक बेल्ट। हिप जॉइंट क्यों प्लेस किया गया बेल्ट के साथ? क्योंकि ताकि जो अनडिज़ायरेबल मोशन है, मीडियल स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड हो। अबव एंड अहेड ऑफ द ग्रेटर टोगेंडर टू कोरिस्पोंड एज क्लोजली एज पॉसिबल विद द नॉर्मल हिप जॉइंट। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है पेल्विक बेल्ट के? ये मोशन हिप की जो मोशन है उसको थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्ट करता है, और सिटिंग कंफर्टेबल नहीं होती है इतनी, ठीक है। जॉइंट भी लगा हुआ है और सारा इंसर्कल किया हुआ है, और पिस्टन एक्शन भी डिवेलप है, कोई ना कोई हवा भर जाती है सॉकेट के अंदर उठने बैठने में। और क्योंकि ये लेदर का है, तो लेदर की हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि ये जल्दी गंदा हो जाता है, अनहाइजीन हो जाता है और स्मेलिंग हो जाता है, और लेदर की केयर ना की जाए तो वो ख़राब भी हो जाता है जल्दी। तो लेदर टेंड टू एब्जॉर्ब रेस्पिरेशन एंड मे बिकम अनसैनिटरी कोजिंग द सिटिंग प्रॉब्लम्स। इंक्रीज, जाहिर है वेट, जॉइंट भी लगा हुआ है और बेल्ट भी है, तो इसका 2 पाउंड तक वज़न जो है पूरी प्रोसेस का उसमें मज़ीद बढ़ जाएगा। और जो क्वालिटी ऑफ द एम्पूटी गेट एंड फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्रोसेसेस आर यूजुअली इन्फीरियर टू दैट ऑफ द गुड सक्शन टाइप प्रोसेसेस, यानी कि इसको कंपेयर किया गया है एज़ कम्पेयर टू टोटल कॉन्टैक्ट सॉकेट, जिसमें सक्शन वॉल्व लगाते हैं और वर्ड्स ऑफ सस्पेंशन का काम देते हैं, जिसमें बेल्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो कॉस्मेटिकली ज़ाहिर है ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन जब बेल्ट पहनी होगी तो देखने वालों को अजीब लगेगा कि इसने बेल्ट पहनी है, पता लग जाएगा कि प्रोसेसेस पहनी हुई है। हालांकि अगर देखा जाए तो टोटल कॉन्टैक्ट सॉकेट वाले होते हैं, वो अगर कपड़े पहन लेते तो इतना, अगर उनकी गेट भी नॉर्मल होती है तो इतना नुमाया नहीं होता कि इन्होंने कोई प्रोसेस पहनी है। तो एक डिसएडवांटेज ये है कि कॉस्मेटिक अपीयरेंस इससे अच्छी नहीं आती है। हमने सस्पेंशन डिवाइसेस पढ़ी हैं, इसकी कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, किन्हें नहीं ज़्यादा सूट करता या नहीं देना चाहिए। एक तो ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा ओबीस पेशेंट्स को, प्रेगनेंसी की सूरत में, स्कार टिश्यू की सूरत में, कोई ना कोई स्किन प्रॉब्लम है तब भी नहीं देंगे, और कोई ना कोई डिफॉर्मिटी है जिसकी वजह से कंट्रैक्चर बन सकता है, वो भी नहीं देंगे। फिर हम क्या दें? इन सर्कमस्टांसेस में हमें क्या करना चाहिए कि हमें कोई ना कोई अगर कोई सस्पेंशन देनी है तो हम क्या करेंगे, शोल्डर से ऐसी कोई स्ट्रैप गुजारेंगे जो नीचे तक प्रोसेसेस तक आए, तो शोल्डर से सहारा मिल जाएगा। और कम्बिनेशन ऑफ मेथड्स, और वो कह रहे हैं कि ऐसे भी हो सकता है कि हम लोअर लिम्ब पे सस्पेंशन डिवाइसेस के साथ साथ शोल्डर, अपर लिम्ब का भी यूज़ कर लें, जिसकी वजह से ज़्यादा सस्पेंशन मिल जाए। फिर उसके बाद आता है मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन ऑफ अबव नी प्रोसेसेस। मॉड्यूलर कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जिनकी अगर मेंटेनेंस के लिए दोबारा आ जाए मार्केट में या फैक्ट्री में, वर्कशॉप में दोबारा आ जाए मेंटेनेंस के लिए, उसके कंपोनेंट्स चेंज करने तो इजीली चेंज हो जाते हैं। ये मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन का फ़ायदा होता है।
तो बेसिक कंपोनेंट्स जो अबव नी प्रोसेस मॉड्यूलर अबव नी प्रोसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो शैंक के लिए ट्यूब यूज़ होती है, क्योंकि ट्यूब होती है और वो शैंक की जगह पे लगता है। अडेप्टर्स होते हैं जो एडजस्ट हो सकते हैं। नी यूनिट होता है, ज़ाहिरी बात है। फिर फुट एंकल असेंबली होती है, और थाई पे जो ट्यूब लगनी होती है वो भी होती है, वो भी अडेप्टर्स के साथ होती है, दोनों एंड्स पे लगी हुई। मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन जो हम कर रहे हैं, इसमें अलाइनमेंट हमने कैसे अचीव करनी है कि ट्यूब्यूलर एलिमेंट्स जो हैं उनको टिल्ट रखना है, और उसके साथ साथ हमने एडजस्ट करना है, एक को दूसरे के साथ मिलाकर अलाइनमेंट करनी है। क्योंकि अलाइनमेंट यही होती है कि शैंक को, फुट एंकल असेंबली को, जहाँ से भी हो रहे हैं पूरी अलाइनमेंट में आए, फुट को देखते हुए। और जब फिटिंग हो जाएगी, अलाइनमेंट हो जाएगी, तो फिर हमने उसकी आउटर कवरिंग ऐसे देनी है जो कॉस्मेटिकली अच्छी है, क्योंकि ट्यूब्स हैं तो ट्यूब्स के ऊपर कोई ना कोई कॉस्मेटिक टांग जैसी शक्ल आनी चाहिए। तो फिर वो प्लास्टिक लैमिनेशन से जैसे भी करेंगे कॉस्मेटिकली उसकी कवरिंग करेंगे। अब आता है प्रोसेसेस की मेंटेनेंस कैसे करनी है, प्रोसेसेस के कंपोनेंट्स की मेंटेनेंस कैसे करनी है। प्रोसेसेस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सॉकेट होता है जो डायरेक्ट अटैच होता है स्टम्प के साथ, फिर नी फ्रिक्शन मैकेनिज़्म जो भी हमने लगाया है, फिर शैंक एरिया आता है और फुट एंकल असेंबली आती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स की इसको मेंटेन कैसे रखना है जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक चले, ड्यूरेबल रहे और ज़्यादा काम दे। सबसे पहले बारी आ जाती है सॉकेट की, कैसे हम हिफाजत करें, मेंटेन रखें उसको। सॉकेट को सबसे पहले क्लीन रखना है, उसको किसी साबुन और माइल्ड सोप से, ज़्यादा सोप ना हो इतना ज़्यादा, और माइल्ड सोप से करेंगे और पानी के साथ उसको डेली वॉश करें। और फिर उसको खुश्क रखें, ये नहीं कि गीला हो गया तो उसको गीला ही खुश्क होने, नहीं, उसको फ़ौरन किसी कपड़े से जो है वो खुश्क करना है, और बहुत ज़्यादा उसको अच्छी तरह खुश्क रखना है। और इसका जो वॉल्व है वो कह रहे हैं एट नाइट रिमूव द वॉल्व, जो नीचे लगा होगा सॉकेट के, सक्शन वॉल्व जिसे कहते हैं, ताकि उसमें से एयर इजीली बाहर आ जाए। तो अगर वेट है तो उसको आसानी से खुश्क होने में मदद मिले। वॉल्व उतारेंगे तो अच्छा खुश्क होगा, वॉल्व के अंदर ही पानी फंसा हो सकता है, जमा हो सकता है। फिर उसके बाद केयर कैसे करनी है इस सॉकेट की। व्हेन द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन द वुड सॉकेट वियर्स ऑफ, द वुड विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर। अगर लकड़ी का बना हुआ है तो लकड़ी तो अपने अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नोटिफाई द प्रोस्थेटिस्ट इफ़ द फिनिश विद इन द सॉकेट बिकम्स रफ और इफ डार्क एरियाज अपीयर्स इन द वुड। अगर वुड में चेंजेस आ रही हैं, कोई ऐसे क्रैक्स पड़ गए, तो फ़ौरन उसको वर्कशॉप में लेकर जाएं। जो वॉल्व है उसको कैसे मेंटेन रखना है, क्योंकि ज़ाहिर है सारा सक्शन का काम वो वॉल्व दे रहा है। अगर तो हम पाउडर को यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वॉल्व के अंदर कोई पाउडर जमा रहे। अगर तो पाउडर अकोमुलेट हो गया तो कोई ना कोई, या डस्ट पार्टिकल्स जो है वो अकोमुलेट हो गए अंदर, तो फिर उसको मुश्किल होगी, वो दबेगा नहीं सही तरह वॉल्व, जिसकी वजह से एयर टाइट नहीं होगा सॉकेट। तो आप सॉफ्ट स्मॉल ब्रश का यूज़ करें उसको साफ़ करने के लिए, कोई डस्ट पार्टिकल्स या पाउडर पार्टिकल्स जो है उसको रिमूव करें। और जो है वो सॉकेट की जो भी वॉल्व है उसका स्प्रिंग वगैरह उसका ध्यान रखें। कीप द स्प्रिंग इन द वॉल्व टाइट बाय स्क्रूइंग इट डाउन, और देखें वो सही तरह फिट है, लूज़ तो नहीं हो गया। और उसका जो रबड़ है वो क्योंकि रबड़ भी ख़राब हो जाता है, तो जब वो ख़राब होने लगे तो उसको दिखाएं, उसको चेंज करने वाला है तो चेंज करवाएं। इफ़ द वॉल लीक्स और विल नॉट सीट प्रॉपरली इन स्पाइट ऑफ द प्रॉपर केयर एंड क्लीनिंग, इट इज़ प्रोबेबली डिफेक्टिव। और अगर आप उसकी केयर भी कर रहे हैं और फिर भी वो सही तरह फिट नहीं हो रहा, उसका मतलब वो खुद वॉल्व ठीक ही नहीं है, उसको फिर चेंज करवाएं। नेवर यूज़ टूल्स टू टाइटन और लूज, और कोई ये ना हो कि आप पेचकस से खुद ही फिट करने लगे हों, उसको टाइट करने लगे हों, तो ऐसा करने से वॉल्व ख़राब हो जाता है। उसको छेड़े मत, जो तरीका है उसके मुताबिक। जो वॉल्व टाइट होता है, इसको क्लॉकवाइज टर्न करते हैं तो टाइट हो जाता है, फिंगर्स के साथ ही करें, और काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे तो वो लूज़ हो जाएगा। तो सिर्फ हाथों की मदद से इसको टाइट और लूज़ करें, कोई टूल ना यूज़ करें अदर। उसके बाद आता है नी फ्रिक्शन मैकेनिज़्म को कैसे मेंटेन रखना है। जो नी की साइड पे जो भी मैकेनिज़्म इंस्टॉल किया हुआ है, फ्रिक्शन डिवाइस लगाई हुई है, उसको कैसे स्टेबल रखना है। उसको हम एडजस्टमेंट, जैसे कि उसकी एडजस्टमेंट होनी चाहिए वैसे ही रखेंगे। और जब व्हेन द शैंक स्विंग्स थ्रू टू रैपिडली और टू स्लोली, तो एडजस्टमेंट ऑफ द फ्रिक्शन इन द कन्वेंशनल नी कैन बी डन बाय इंसर्टिंग एन एलन रेंच और अ स्क्रू ड्राइवर इनटू ईच होल इन द फ्रंट ऑफ द नी। अ क्वार्टर टर्न क्लॉकवाइज विल इंक्रीज द फ्रिक्शन। इसमें भी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा हो जाएगी। तो द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन कैन बी नोटेड बाय ग्रास्पिंग द लेग इन बोथ हैंड्स एंड होल्डिंग इट सस्पेंडेड बाय द सॉकेट। अलाउ द फुट टू ड्रॉप down towards the floor, swing the shank back and forth. The amount of friction in the knee joint will determine how freely the shank will swing.
Each amputee will determine with his prosthetist how much friction in the knee joint is adequate for his needs, और prosthetist से पूछ के ही वो उधर ही वर्कशॉप पे ही सेट करके आए कि मैंने इसको कितनी फ्रिक्शन पे रखना है, कितनी मुझे ज़रूरत है, क्योंकि हर पेशेंट की डिफरेंट नीड होगी। कोई बहुत किसी को गलत चलने की आदत भी होती है, हैबिचुअल होता है रॉन्ग गेट चलने का, तो इसीलिए ये वहीं से सेट करवा के प्रोस्थेटिस्ट से आएंगे कि कितनी हाउ मच फ्रिक्शन इज़ रिक्वायर्ड। कुछ झटके से फ्लेक्स करता है, कुछ स्मूथ फ्लेक्स करता है, तो ये अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एडजस्टमेंट होगी। उसके बाद शैंक एरिया की कैसे हिफाजत करनी है। अगर हम कॉस्मेटिक शैंक कवरिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसको कोई शार्प ऑब्जेक्ट नहीं लगना चाहिए, और अगर वो डैमेज हो जाता है तो उसको फ़ौरन रिपेयर करवाना चाहिए वर्कशॉप में ले जाके। और अगर लेग का मेकअप ख़राब हो गया, कवरिंग ख़राब हो गई, तो उस मेकअप को वीकली जो है वो साफ़ कर लिया करें सोप से, वाटर से, और फिर उसको खुश्क करना चाहिए अच्छी तरह। फिर है एंकल और फुट एंकल असेंबली, जहाँ पर एंकल और फुट प्रोस्थेटिक एंकल फुट लगाया, उसकी केयर कैसे करनी है, क्योंकि उसी ने तो ग्राउंड्स के साथ अटैच होना लगना है, जो भी करना है। तो इंस्पेक्ट द कवरिंग ऑफ द फुट फ्रिक्वेंटली बाय रिमूविंग द शू। देखेंगे शू अगर पहनाया हुआ है तो उसको उतार के देखेंगे जूते साफ़ है, उसका फुट प्रोस्थेटिक फुट साफ़ है, और कहीं से शू फट गया या कोई भी लेदर फट गया है तो उसको रिपेयर करवाएंगे इमिडिएटली। और अगर पाँव गीला है तो उसको भी सुखाना है, ड्राई करना है, ताकि जो है पूरी प्रोसेस को नुकसान ना पहुंचाए। और अगर सैंड और डर्ट लग गया है शू पे तो उसको साफ़ करेंगे अच्छी तरह। और if the flexibility and resiliency of the rubber bumpers in the ankle and the foot decreases then replace, क्योंकि रबड़ जो है वो ख़राब भी हो जाता है कभी जाके, तो रबड़ को रिप्लेस करवाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको रेगुलर इंटरवल्स पर चेक किया जाए, क्योंकि अगर फुट जिसने ज़मीन के साथ टच होना है वही ठीक नहीं है तो पूरी अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगी, गेट ख़राब हो सकती है। शूज़ शुड बी केप्ट इन गुड रिपेयर, पर्टिकुलरली दी हील्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। इफ़ सोल्स एंड हील्स बिकम बैडली worn and uneven, it will cause uncomfortable change in the gait and excessive energy consumption. तो it is very important to care of the foot and ankle. The amputee should be sure that all of his all of his shoes have heels that are of the same height in order to maintain the proper alignment of the prosthesis. Shoes are mostly easily changed when not wearing the leg. To remove the shoe, grasp it at the back and push the heel of the foot. Then shift the hand to the toe and pull the shoe upward. And ये पहनने का तरीका है कि उसको जो है वो तरीके के साथ पहनेंगे तो कभी भी चीज़ ख़राब नहीं होती है। तो द रिप्लेसमेंट ऑफ द शू इज़ डन बाय कंप्लीट लूजनिंग ऑल लेसिस। आराम से पहने, कोई जल्दी नहीं है, तसल्ली से पहने। अगर तस्मे वाले शूज़ हैं तो उसको पहले अच्छी तरह लेसिस को खोल लें, फिर उसमें पाँव इंसर्ट करें, आर्टिफिशियल फुट इंसर्ट करें, और फिर उसको लेसिस में दोबारा बांध दें। Place the shoe over the toe of the prosthetic foot and push it down. When the foot is pushed down as far as possible, grasp the shoe at the heel and with the shoe horn work the shoe into the foot. पहनने का तरीका जो है वो पहनने का तरीका अच्छा होना चाहिए, जिसमें ना तो शू को नुकसान हो और ना ही प्रोस्थेटिक फुट को नुकसान हो। लेदर की कैसे केयर की जा सकती है। इसको क्लीन रखेंगे, ड्राई रखेंगे, और लेदर के लिए स्पेशल सोप मिलता है जिसको कहते हैं सैडल सोप, वो यूज़ करें उसको क्लीन करने के लिए। और अगर लेदर स्मेली हो गया है तो उसको रिप्लेस करवा लें फ़ौरन। और चेक किया करें रेगुलर इंटरवल्स पर कि कहीं कहीं लेदर टीयर तो नहीं हो गया, या चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है, कोई एडजस्टमेंट करवाने की ज़रूरत तो नहीं है, तो उसको आपने मद्देनज़र रखना है, उसकी केयर के लिए बहुत ज़रूरी है।